बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो इस्लामी मुल्क सीरिया में शामी बागियों ने अल-असद ख़ानदान के 53 साला इक़्तिदार का जो ख़ात्मा किया है। जिस तरीके से 1970-71 में अल-असद ख़ानदान इक़्तिदार में आया था, उसी अंदाज़ से, उसी तरीके से अल-असद ख़ानदान को आज शामी बागियों ने इक़्तिदार से निकाल दिया है। सबसे पहले तो शाम की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अल-असद ख़ानदान 1970-71 में कैसे इक़्तिदार में आया था और जो शामी बागी गिरोह के जो सरबराह हैं वो कौन हैं, और भी कुछ अहम डिटेल्स हैं बशारुल असद के हवाले से। उनकी मौत की मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। और ये डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो अहम ख़बरें हैं, आर्मी चीफ़ के एक्शन पर कप्तान पार्टी की दौड़ें लग गईं, आलमी इदारे ने तहरीक इंसाफ का पोल खोल के रख दिया। कुछ और भी अहम डिटेल्स हैं। रऊफ़ क्लासरा साहब ने एंकर्स के हवाले से बड़ी अहम बात की है, मीडिया की आज़ादी के हवाले से बड़ी अहम बात की है। रऊफ़ क्लासरा साहब ने जो लिखा है, जो उनका कालम है, उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में जाके जो आगाज़ हमारा है वो शाम से मुतल्लिक़ जो जुड़ी अहम ख़बर है, वहाँ पे जो बगावत हुई है, शामी बागी जो कामयाब हुए हैं, बशारुल असद के इक़्तिदार का जो तख्ता उलट दिया गया है, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये दरख्वास्त तो हमारी नाज़रीन से है। हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, जो इंटरनेट इतना सुस्त कर दिया गया है, यानी अगर आपने इंटरनेट इस तरीके से चलाना है, इस सुस्ती के साथ चलाना है, तो बेहतर है कि इंटरनेट को बंद कर दें। ये जो इंटरनेट से लोग एंड्रॉयड फ़ोन पे आए हैं या आईफोन पे गए हैं, तो इंटरनेट को बंद कर दें। जो पहले वाला मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में दस्तयाब था, जो सर्विस दस्तयाब थी, जिस पर नोकिया 3310 चलता था, वो वाला दौर वापस दे दें, तो मेरे ख्याल से अवाम उस पर खुश हो जाएंगे और आपका भी मेरे ख्याल से जो एक मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। यानी इतनी बेहुदा नेट की स्पीड है कि कुछ भी नहीं होता। यानी लोग फट पड़े हैं, हमें भी बात करने पे मजबूर कर दिया। हमारे साथी पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी कह रहा था कि यार चलें, कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये बेहतर होने के बजाय इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो खुदा का खौफ करें, या तो नेट चला दें या फिर इसको वैसे ही बंद कर दें, ताकि अवाम का जो सर दर्द है उसका तो खात्मा हो। अब आ जाते नाज़रीन शाम की सूरत हाल के हवाले से। 1970-71 में नाज़रीन बशारुल असद के जो बड़े थे, अल-असद ख़ानदान, हाफिज़ असद साहब, वो इक़्तिदार में ऐसे आए थे कि वो 1970 में शाम की हुकूमत में वज़ीर दिफ़ा थे। लेकिन उन्होंने नवंबर 1970 में कामयाब फ़ौजी बगावत की, यानी मुल्क के वज़ीर दिफ़ा अपने ही मुल्क में फ़ौजी बगावत करने में कामयाब हुए। और उस फ़ौजी बगावत के बाद हाफिज़ जो असद साहब थे, वो 1971 में शाम के सदर मुंतखब हो गए। अब 1971 से लेके आज 2024 तक इनका इक़्तिदार अल-असद ख़ानदान का कामयाब रहा। और अब यह हुआ है कि जो शामी बागी थे, जो जंगजू थे, उन्होंने इक़्तिदार का ख़ात्मा करके अपनी हुकूमत का, अपने इक़्तिदार का ऐलान कर दिया है। अब जब नाज़रीन ये मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इतलात ये आ रही हैं कि बशारुल असद साहब जो दमश्क के एयरपोर्ट से रवाना हुए थे, उनका जो त्यारा है वो दारुल हुकूमत से निकला हम्स की तरफ। 21,000-22,000 फुट की उसकी बुलंदी बताई जाती है, लेकिन हम्स पहुंचने के बाद जहां पर उसकी 22,000 की बुलंदी थी, वो कम होकर 16,000 पे आई। लेकिन जब वापस आ रहे थे, हम से आगे निकल के शहर से वापस आ रहे थे हम शहर की तरफ, तो उसके जहाज़ की जो बुलंदी है वो 16,025 बताई जा रही है और रिडार से
बशारुल असद का जो जहाज़ था उसका राब्ता भी मुनक़ता हो गया। तो इंटरनेशनल मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है कि बशारुल असद का जो त्यारा है उसको हादसा पेश आ गया है और बशारुल असद जो हैं इस हादसे में उनकी वो जाँ बहक हो गए हैं। ये आलमी मीडिया का दावा है कि जिस त्यारे का रडार से राब्ता मुनक़ता हुआ है उसमें बशारुल असद साबित थे। अब नाज़रीन, शाम की सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ पर कोई 250 के करीब जो ज़ायरीन हैं वो फंस चुके हैं, क्योंकि जो बागी फ़ौज है, जो शामी बागी हैं, उन्होंने सरकारी इमारतों पर और एयरपोर्ट पे कब्ज़ा कर लिया है और फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि ये जो शामी बागी हैं, ये जो इनकी तंजीम है हयात तहरीर अल शाम, इसके जो सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी, ये कौन हैं? तो इनसे मुतल्लिक़ नाज़रीन डिटेल्स तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मैसर है, लेकिन मैं मुख्तसर सी तफसीलात आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये नाज़रीन अबू मोहम्मद अल जुलानी हयात तहरीर अल शाम के जो अब सरबराह हैं, 1982 में ये सऊदी अरब में पैदा हुए। 1999 में इनका जो ख़ानदान है वो सऊदी अरब से शाम में वापस आ गया। 2003 में मोहम्मद अल जुलानी जो है वो इराक़ मुंतकिल हो गए। वहाँ पर अमेरिका के ख़िलाफ़ मज़म्मत की, जो इराक़ वार का आगाज़ हुआ था, अल-कायदा में शामिल हुए थे और फिर वहाँ पर अमेरिका ने इनको गिरफ़्तार भी किया और 5 साल तक जो है ये वहाँ पर गिरफ़्तार रहे। और फिर जब ये रिहा हुए तो इसके बाद मुख्तलिफ़ ऐसी तंजीमों में, मतलब जंगजू तंजीमों में शामिल हुए और फिर आखिर में जाकर इन्होंने अपनी तंजीम हयात तहरीर अल शाम जो है बनाई। और इनका अगर आप कहें कि आइडिया क्या है, नज़रिया क्या है, तो बागी गिरोह के सरबराह का आइडिया ये है, वो ये है कि शाम को इस्लामी कवानीन के तहत चलना चाहिए और जो गैर मुल्की अफवाज हैं वो शाम में नहीं होनी चाहिए, उन्हें शाम से जो है वो निकल जाना चाहिए। तो देखते हैं हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद के जो सीरिया के सफ़ीर हैं डॉक्टर रमीज़ अल राई, उनसे जो मेरी बात हुई वो तो दुआ गो हैं और उनका ये कहना है कि शाम एक नए दौर में दाखिल हुआ है। तो हम शाम के तमाम शोबों में, शाम की तरक्की में, अवाम की भलाई खुशहाली में पुरुमीद हैं कि उसमें इस्तेहकाम आएगा और उसमें बेहतरी भी आएगी। ये तो नाज़रीन शाम की सूरत-ए-हाल के हवाले से हमारा व्लॉग हो गया, व्लॉग का हिस्सा हो गया। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो हमारे व्लॉग की बाकी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आगाज़ करूँगा अलीमा ख़ान साहबा से। अलीमा ख़ान साहबा ने कल जो ऐलान किया, और अलीमा ख़ान साहबा से आगाज़ करना इसलिए ज़रूरी है अलीमा ख़ान साहबा से कि कल जो उन्होंने दावा किया था उस पर तो मैंने एनालिसिस किया था कि अलीमा ख़ान साहबा की ये बात कि हुकूमत ने इमरान ख़ान साहब की रिहाई की, बैरिस्टर गौहर के साथ बात की थी, तो मैंने कहा था कि ये सच नहीं है, ये झूठ लगता है। अगर हुकूमत ऐसी ऑफ़र करती तो ये क्यों जी चौक पे आते, ये संजानी पे बैठ जाते। तो आज बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने बुशरा बीबी साहबा के इस दावे की नफ़ी कर दी है, तरदीद कर दी है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ये कह रहे हैं कि 24 नवंबर से पहले और 24 नवंबर के बाद मेरा हुकूमत के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था। कभी हुकूमत ने मेरे साथ ऐसी बात नहीं की कि आप संजानी के मकाम पे बैठ जाओ और 20 दिन में इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। ये बात सरासर गलत है। अब ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ये कह रहे हैं। अब नाज़रीन जो बात करने का मकसद है, जिसका ताल्लुक़ आर्मी चीफ़ के एक्शन से भी है, तहरीक इंसाफ की दौड़ें लगने से भी है, बात यह है कि कल बुशरा बीबी साहब ने दावा किया कि मैं अकेली थी और उसके ऊपर अली मीन गंडापुर साहब ने तरदीद की कि बुशरा बीबी साहब गलत बयानी कर रही हैं, मैं तो इनके साथ था आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक इनके साथ था, इनको साथ लेके वहाँ से निकला। तो ये जो झूठ की दुकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगा रखी है, जो झूठ की दुकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगा नहीं बल्कि चमका रखी है, इस पर आलमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब आलमी इदारा नाज़रीन क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, ये नाज़रीन सुनते जाएं। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पोल खोल के रख दिया है, सुनते जाएं नाज़रीन। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की रिपोर्ट के मुताबिक PTI एहतजाज से चलने वाली मन घड़त खबरों ने तबाहकुन किरदार अदा किया। बग़ैर तस्दीक के खबरों के फैलाव से पाकिस्तान का आलमी सतह पर जो चेहरा है वो मसख़ हुआ। इसमें कहा गया है कि फ़ेक न्यूज़ वॉचडॉग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ ख़बर ने एहतजाज की शिद्दत बढ़ाई, जबकि पिम्स और पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के भी
मनफी असरात मुरतब हुए कि सैकड़ों हमारे लोग जो है वो मार दिए गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबर चलाई। और फिर इसमें नाज़रीन ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने की खबरें भी जाली साबित हुई। और एहतजाज के दौरान आर्मी एकेडमी से 600 जवानों के इस्तीफ़ों की खबरें भी बेबुनियाद साबित हुई, जबकि असद कैसर और महमूद खान अचकज़ई पर फायरिंग की बेबुनियाद खबरें भी चलाई गईं। और इसमें भी कहा गया है कि कासिम सूरी जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, बानी पीटीआई के सेहत से मुतल्लिक़ बयानात की इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। डीपीओ अटक गयास गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इसमें जो है वो जिक्र किया गया है। और फिर आगे चल के कहा गया है कि दौरान नमाज कंटेनर से गिरने वाले पीटीआई के कारकुन की मौत की खबर भी आलमी सतह पर ज़ेर बहस रही। ताहम गिरने वाले कारकुन के मंजर आम पर आने और वज़ीर केपी से मुलाकात से मौत की खबरें भी गलत साबित हुईं। रिपोर्ट में नाज़ी कहा गया है कि फ़ेक न्यूज़ की वजह से सिक्योरिटी इदारों बल्कि पीटीआई क़यादत को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। फ़ेक न्यूज़ के मुतासरीन में हुकूमत, सिक्योरिटी अदारे, सियासी जमातें और पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ के सद्देबाब से मुतल्लिक़ हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। अब आलमी इदारा कह रहा है कि पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ का दौर दौरा है। पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं और जो फैलाई जाती हैं इस पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वो हंगामी इक़दाम क्या हो सकते हैं, उन हंगामी इक़दाम पर भी नाज़रीन आते हैं। लेकिन ये रऊफ़ क्लासर साहब ने बड़ी दबंग बात की है फ़ेक न्यूज़ के हवाले से। अब रऊफ़ क्लासर साहब, जो मैंने उनका कॉलम पढ़ा, वो किसी टॉक शो का जिक्र कर रहे थे कि जिस टॉक शो में मैं बैठा था वहाँ पर और भी हमारे साथी मौजूद थे। इरशाद भट्टी साहब थे, गालिबन काशिफ अब्बासी साहब थे, मोहम्मद मालिक साहब थे। और वहाँ पे शिकवा ये हो रहा था कि मीडिया को आज़ादी नहीं है। तो उस पर अब मैं पढ़ देता हूँ ये चंद बातें, चंद सतरें कि रऊफ़ क्लासर साहब ने जवाब क्या दिया, आज जो कालम लिखा है उसमें वो ये लिखते हैं कि वही बातें वहाँ पे हो रही थी कि मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। काफ़ी देर तक रऊफ़ क्लासर ने कहा कि मैं सुनता रहा, फिर पूछ लिया कि हम एंकर यहाँ पे बैठे हैं, आप किस को टीवी टॉक शो में नहीं बुला सकते, कौन सी बात आप टीवी पे नहीं आप कर सकते, क्या बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद ख़ान, फैसल चौधरी, शुएब शाहीन, बैरिस्टर अली ज़फ़र वगैरह वगैरह टीवी शोज़ में क्या उनके आने पर पाबंदी है? क्या लतीफ़ खोसा पर भी कोई पाबंदी है कि वो टॉक शो में नहीं आ सकते? इससे ज़्यादा आज़ादी आपको क्या चाहिए? आगे नाज़रीन बड़ी अहम बात करने जा रहे हैं रऊफ़ क्लासर साहब। वो ये लिखते हैं कि इस्लामाबाद डी चौक के हवाले से एक पार्टी के लोग एक चैनल पर कहीं 300 बंदा मारा गया ये बता रहे हैं, दूसरे चैनल पर तहरीक इंसाफ के लोग, उनकी पार्टी का रहनुमा ये बता रहा है कि 100 बंदा मारा गया, तीसरे चैनल पर उनका लीडर पार्टी का रहनुमा ये बता रहा है कि 50 लोग मारे गए। और फिर आगे चल के सलमान अकरम राजा कहते हैं टीवी टॉक शो में बैठ के कि 20 लोग मारे गए। बैरिस्टर गौहर अली खान ये कहते हैं कि हमारे 12 लोग जो है वो मारे गए। और आगे चल के वो कहते हैं रऊफ़ क्लासर साहब अपने कॉलम में कि जिस मुल्क में इतने बड़े अहम इंसानी इशू पर एक ही पार्टी के लोग जो रोज़ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टी के इजलास करते हैं और वह बाहर निकल कर मरने वालों की तादाद तक नहीं जानते, उन्हें भी शिकायत है कि मीडिया कंप्रोमाइज़ है। अब सुने रऊफ़ क्लासर साहब ने इसका खुलासा क्या निकाला है। वो ये लिखते हैं कि आप मुझे बताएं कि लतीफ़ खोसा, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर को कितनी देर लगनी थी कि आपस में बैठ के ये तय कर लेते कि कितने लोग मरे हैं। जिस मुल्क में, अब रऊफ़ क्लासर साहब कह रहे हैं कि मैंने उस प्रोग्राम में कहा कि जिस मुल्क में आप एक बड़े चैनल के प्राइम टॉक शो में बैठ के कह दें कि इस्लामाबाद में 272 लाशें गिरी हैं, उस रहनुमा से कोई पूछ गुछ ना करे, अगले दिन फिर वो किसी टीवी टॉक शो में बैठा हो और वही गुफ्तगू कर रहा हो, वहाँ अब भी शिकायत है कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं। और आगे वो लिखते हैं रऊफ़ क्लासर साहब कि समझ नहीं आ रही कि 278 बंदे एक टीवी शो में मरवा कर भी अभी शिकायत है कि हमें आज़ादी नहीं। वैसे कितनी हमें आज़ादी चाहिए? फिर यूँ करें 278 के साथ 8 के बाद आप एक सिफर का इजाफा कर दें, यानी 2780 कर दें कि 2780 लोग मर गए हैं। और आगे वो लिखते हैं आखिरी लाइन में कि हमें झूठ की फैक्ट्रियाँ, उन्होंने कहा मुकम्मल आज़ादी का एहसास हो, हमें झूठ की फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं, जो जितना बड़ा झूठा है वो टीवी और सोशल मीडिया पे उतना ही ज़्यादा मकबूल है। बिल्कुल नाज़रीन बात दुरुस्त है। आल मीडिया की रिपोर्ट भी मैंने आपके सामने बयान कर दी, रऊफ़ क्लासर साहब कह रहे हैं वो भी आपके सामने बयान कर दिया। लेकिन नाज़रीन जो पिछले दिनों फॉर्मेशन कमांडर के इजलास में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने बात की
फेक न्यूज़ का उन्होंने जिक्र किया, उस फेक न्यूज़ के ऊपर नाज़रीन एक्शन का आगाज़ हो चुका है। एक्शन क्या है नाज़रीन, मैं एक्शन आपको बता देता हूँ। अब तक की नाज़रीन रिपोर्ट के मुताबिक 91 और 71 जो है वो मुकदमात का इतलात के मुताबिक इंदराज हो चुका है, और इन मुकदमात में अरकान पार्लिमान शामिल हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, साफ़ी भी होंगे, साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर आला, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी इसमें शामिल हैं, और 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स के निशानदही की गई है। 620 में से 470 बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। इस्लामाबाद में 36, लाहौर में 11, फैसलाबाद में 9, गुजरांवाला में 11, पेशावर में 6 और मुल्तान में 4 मुकदमात का इंदराज किया गया है। ये 90 मुकदमात। अब 7 मुकदमात की मजीद खबर भी आ रही है कि सोशल मीडिया पे मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी शिकंजा जो है वो तंग कर दिया गया, कानूनी शिकंजा जो है वो कस दिया गया। हुकूमत ने सोशल मीडिया पे शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ कर दी। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस 7 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जाली खबरें सोशल मीडिया पे फैलाने वाले मुल्ज़मान में, अब मैं इनके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इन पे इल्ज़ामात हैं। ये इल्ज़ामात जब प्रूव होंगे तो मेरे ख्याल तब नाम बताना बेहतर रहेगा। लेकिन इन तमाम मुल्ज़मान का जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तमाम के तमाम मुल्ज़मान का ताल्लुक़ जो है मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। इससे पहले 32 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। इन मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अब आपको पता है कि एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, एक टास्क फोर्स है जिसमें हसास इदारों के लोग भी शामिल किए गए हैं, PTA के लोग भी शामिल हैं, साइबर क्राइम के लोग भी शामिल हैं। तो ये अब मेरे ख्याल से रियासत ने लगता है कि इदारा जाती सतह पे और रियासती सतह पे फैसला कर लिया है कि फ़ेक न्यूज़ जो कि मुल्क में इश्तियाल का, मुल्क में जो है वो बदनज़मी इंतशार का सबब बन रही है, अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्शन कानूनी तौर पे करना पड़ेगा। जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है ये मुल्क को ऐसे चलने नहीं देंगे, मुल्क के लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।